थोड़ा दे दूंगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग हैं यहाँ पर पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, और साथ में ये बताएं कि ऑकल्ट फील्ड में आप लोग क्या जानते हैं, और अगर न्यूमरोलॉजी सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट आया तो कैसे आया, या कुछ आप लोग पहले से सीखे हुए हैं या कुछ जानते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताते जाए साथ में, तो एक ही बार में सारी चर्चा हो जाएगी। तो हम शुरू कोई? करते हैं पूजा से। पूजा से शुरू यस करते हैं। जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा बोलिए। बहुत मैं जानती हूँ, यूट्यूब से ही थोड़ा सीखा है। हम्म। और मैं बहुत जनों का निकाल भी चुकी हूँ। सही ओके। आया है। लोशो ग्रेड, कुआ नंबर सब आता है। गुड। हाँ, रेमेडीज भी देती हूँ और सबको अच्छी भी लगी है। गुड। चलो बढ़िया है और ये तो। हीलिंग क्लब भी मैंने ज्वाइन किया था। वो भी 3 महीने का किया है दीपक जैन सर के पास। ओके। हाँ। चलो बढ़िया है। मतलब आप हाँ। इस तरह से इसी चीज से जुड़ी हो, ऑकल्ट से जुड़ी हुई हैं आप। हाँ, ओकर से ही। आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, हाँ। क्योंकि आपको थोड़ी चीजें पता है तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और हाँ, थोड़ी थोड़ा। बहुत आपने यूट्यूब से सीखा है, तो कहीं ना हाँ। कहीं 10 लोग अलग अलग सिखाने वाले रहते हैं, तो कहीं अगर थोड़ा सा डाउट भी होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे सारे। हाँ, इसीलिए मैं ज्वाइन करना चाहती थी। वक्त ही नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं अभी कोई बात ज्वाइन। नहीं, होता है, शायद मुहूर्त नहीं आया था। हाँ, अभी मुहूर्त है। ठीक है। ठीक है। और बाकी कौन, सीमा। सीमा जी आप बताइए। हाँ। हेलो सर। हेलो। हाँ, मेरा तो एक्चुअली सर ऐसा है कि मुझे ना 15-16 साल से ये एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, हाथ दिखाना, फेस रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। और बहुत पहले से ओके। ही बहुत सी चीजें पता चल गई थी, जो शादी के बाद सही हो गई, तो और बिलीव बढ़ गया। फिर हीलिंग ओके। में आ गई। हीलिंग में आने के बाद न्यूमरोलॉजी के नंबर्स पता चले। तो ऐसे कोई 1-2 दिन के वेबिनार्स किए थे, तो जैसे मूलांक, भाग्यांक ऐसा कुछ किया, तो लोशो ग्रिड बनाना सीखा। उससे काफी कुछ, जैसे अपने घर वालों के बना बना के देखे, तो बहुत सी चीजें समझ में आ गई कि ये एक्चुअली में फिट बैठता है, कंपैटिबिलिटी और। पर बराबर। इसकी डेप्थ नॉलेज के लिए मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि प्रॉपरली समझने के लिए। 2 दिन की नॉलेज में कुछ नहीं होता है। तो हाँ एक वो तो है। ओवरऑल रिव्यू पता है मुझे कि ठीक है। होता क्या है। ओके। चलो अच्छा है, आपको भी थोड़ा सा पता है पूजा जी के जैसे, तो इसमें क्या होगा, कुछ डाउट्स है ना वो क्लियर होंगे, सबसे बड़ी चीज तो ये है। क्योंकि बाकी लोग जो सिखाते हैं, मैं जो सिखाऊंगा लगभग बहुत सी चीजें तो उसमें कॉमन होगी, सिर्फ समझाने का थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कोई भी सब्जेक्ट की वो सेम ही रहती है, समझाने का, एग्जांपल्स देने का, सिखाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है बस। ठीक है। खुशबू जी आप बताइए। खुशू खुशू। हाँ सर, मेरे को कोई वो नहीं एक्सपीरियंस, बट मुझे थोड़ा जोडिएक साइन और हीलिंग में इंटरेस्ट रहा है कुछ ओके। रीजंस की वजह से। तो मैं थोड़ा सा जोडिएक के बेस पे लोगों को वो जान पाती हूँ, बट इतना न्यूमरोलॉजी में थोड़ा बहुत बेसिक पता है, बट इन डेप्थ अगर आप कहोगे, बिगनर हूँ, मतलब आप ये कह हाँ लीजिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही होता है। देखो ऑनलाइन नॉलेज भी जो आता है, या किसी से हम सीखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉलेज आता है। जो पॉइंट हम पढ़ते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं, सिर्फ उसका नॉलेज आता है। बट व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, वो थोड़ा समझना होता है, कहाँ से करेंगे और किस तरह से चैप्टर वाइज एक के बाद चीजें करेक्ट करते चलना है। वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट इज इजी। मैं न्यूमरोलॉजी के बताऊंगा कि ये कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत हम्म। छोटा, बहुत ही एक प्रिसाइज सब्जेक्ट है। इसकी अपनी लिमिटेशंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपने, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम पत्रिका देखते हैं तो हम बहुत सी चीजें बारीक बारीक बता सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस है। हम वहां पर उस तरीके से ही बता पाएंगे जिस तरह से जितनी उसकी लिमिटेशंस, एक दायरा सेट है उसका, आप उसके ठीक है। बाहर नहीं जा सकते। उसके बाहर अगर ठीक है। आपने बताया तो जहां तक मेरा ख्याल है वो उतनी ईमानदारी से आंसर नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा प्रांजल जी गरिमा। आप बताइए। जग ओके। आओ प्रांजल, आप आ जाओ। या। या माय नेम इज़ प्रांजल। मैंने मैम से रेकी सीखी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा रेकी सीख के। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग। गुड। और मुझे चाइल्डहुड से इंटरेस्ट था इन प्रैक्टिसेस में, बट अभी सीखने का मन है। एंड चाइल्डहुड से लाइक आई थिंक पेरेंट्स हमें, मुझे और मेरी बहन को लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, और ये सब तो मेरा फर्म बिलीव है इसमें। तो अभी मुझे सीखना है और नॉलेज गेन करना है, इसीलिए चलो बढ़िया। मैं या नहीं नहीं बढ़िया है।
आपने शायद मैसेज किया था ना कि आप हाँ रिकॉर्डिंग्स यस ये देखेंगे क्योंकि आपको यस ठीक है। मैंने किया था। फिर मैंने हाँ सोचा पहला क्लास है तो उससे मतलब एटलीस्ट नहीं मैं ऐसा पहला कुछ तो। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम प्रांजल से अपना आपके चेहरा टाइम भी के हिसाब दिखा से दो जरा। करिए। हम्म। मैम अभी यहाँ पे तो मैं ऑलमोस्ट सोई हुई हूँ तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है अभी ठीक है। मॉर्निंग पर टाइम है। मैं कल से वैसे भी ऑफिस होता है ना तो आई विल बी रेडी, तो कल से मैं कैमरा ऑन ही रखूंगी। नहीं नहीं सॉरी कोई अभी। दिक्कत नहीं, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू अच्छा सो दूसरी मच। चीज मैडम, आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है अर्ली मॉर्निंग, शायद कभी ज्वाइन करना पड़े, कभी आप नहीं भी कर पाओ। तो मैंने हाँ अभी अपना जो ग्रुप बना है ये आज से, इसके अंदर मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ओके में है। तो आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। और कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज डाल सकते हो या ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, क्योंकि ग्रुप जी में डाला थैंक हुआ एक क्वेश्चन जो है ना वो सबके काम आएगा, उसका आंसर मिलेगा, सब लोग बिल्कुल। पढ़ेंगे, सबके काम आएगा। तो हम्म, हो सकता है आप जब भी क्वेश्चन डालो, मैं आधा घंटा 1 घंटे में कभी भी जैसे समय मिलेगा मैं पूरी तरह से उसको रिप्लाई कर दूंगा। और ठीक ये जो रिकॉर्डिंग्स है, ये जूम की रिकॉर्डिंग्स है, मैं इसको बाद में यूट्यूब चैनल पर भी डाल देता हूँ जो लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि हम परफेक्ट कुछ थैंक यू। रिकॉर्डिंग पुरानी डिलीट करनी पड़ती है। ठीक है ना, थैंक यू सो तो हर मच। तरीके से मिलेगा। ठीक है। हाँ जी गरिमा चलो जी सही है। गरिमा आ जाओ। Hello sir, hello ma'am. हेलो। I'm Garima Sharma. So मैं 10 years working रही हूँ. अभी एक प्रेजेंट ब्रेक पर हूँ. मेरा बेटा है ओके छोटा. So ओके। बिकॉज ब्रेक पर हूँ तो मुझे लगा कि अभी इस समय मुझे अपना हॉबीज या पैशन के साइड में थोड़ा सा यस ट्राई करना परफेक्ट। चाहिए. एंड मैं जी। हीलिंग में 12th क्लास में थी तब मैंने रेकी सीखी थी. फिर उसके बाद मैं हम्म, मेरे बेटे की कुछ बातों के कारण मुझे फिर से लगा कि मुझे हीलिंग स्टार्ट करना चाहिए. फिर मुझे सखा माँ मिली और उस जब से वो मिली है मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ना अपने लाइफ को स्पिरिचुअल साइड और ये साइड के गेट्स ओपन करने चाहिए. मेरे भैया ने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी. वो जब हम्म, बताते थे तो एकदम एक्यूरेट बताते थे. उन्होंने जितने भी प्रिडिक्शंस मेरे लिए किए थे, बट इट्स लाइक कि उनको लगता था कि इतना ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद द हिज प्रिडिक्शंस, बट उनके प्रिडिक्शंस तो सही होते थे तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए. और मैं मेरे फैमिली में और भी लोग हैं जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करते हैं. तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है सबको सुनकर देखकर. तो अभी बस यही मेरा फोकस है कि अगर मैं फ्यूचर में विथ जॉब जॉब के साथ में साइड लाइन ये भी रेकी हीलिंग्स एंड न्यूमरोलॉजी और ये जो डायरेक्शन है, माँ को मैंने बोला है पास्ट लाइफ क्लासेस होती रिग्रेशन। हैं अगर या हम्म, पीएलआर क्लासेस वो. एंड यस। उसके बाद फिर आपका पेंडुलम होता है पेंडुलम थेरेपी प्रोसेस. वो सब मुझे अभी राउजिंग। सीखने का बहुत मन है. हाँ राउजिंग करेक्ट राउजिंग. इसमें आप अलग अलग विद्याएं जो सीखना चाह रहे हैं ना, बस हाँ इतना जी. करना कि जल्दबाजी मत करना सीखने की। हाँ जी. कोई भी चीज की जल्दबाजी मत करना सीखने की, कि आज ये सीख लिया, कल वो सीख लिया, परसों वो सीख लिया। क्योंकि आज आपने समझो न्यूमरोलॉजी एक 6 दिन की क्लास है, एक्चुअली 6 दिन की भी नहीं है। करेक्ट. ये मेरा जो कोर्स है ये जनरली सिर्फ 4 दिन का रहता है, बट 6 दिन क्यों? ओके. क्योंकि मेरा थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे ज्यादा रहता है। तो हाँ जी. ये 6 दिन का आपने सीखा, तब तक आपको बहुत इजी लगेगा कि सब आ गया है। 4 दिन का गैप कर लो, उसके बाद 5वें दिन अगेन वही हो जाता है कि अरे ये कहाँ से कहाँ लिंक करना। इसलिए एक चीज समझो, आप प्रैक्टिस 2 महीने चाहिए. उसके ऊपर देव पूरा फुल जी. प्रैक्टिस करो। हाँ. एक बार वो आपको लगे कि जो टाइम एक रिपोर्ट बनाने के लिए पहले 1 घंटा लग रहा था, अभी 10 मिनट में बन रही है ना, उसके बाद फिर आप दूसरा कोर्स कोई भी ज्वाइन करो। नहीं तो जी. फोकस क्या है ना, यहाँ रहेगा ना वहां रहेगा। नहीं नहीं आप और सही जब आप बोल रहे हैं. पहला कोर्स अच्छी तरह से कर लेंगे ना न्यूमरोलॉजी, तो हाँ आपको जी. एक चीज बता, ऑकल्ट फील्ड ऐसी है ना कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड। आपको कनेक्ट हाँ जी. करना आना चाहिए। तो वो कब आएगा? करेक्ट. जब आपका एक एक कोर्स है ना आपको एकदम बाय हार्ट होता रहेगा, समझ में आता रहेगा, राइट. तब आप सर कनेक्ट कर सकते सर मेरे मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये फील्ड है ये फील्ड जैसे लोग बोलते हैं ना कि बद्रीनाथ गए केदारनाथ गए भगवान का बुलावा नहीं आया तो नहीं गए. तो मुझे ये हैं। लगता है कि बराबर है। ये फील्ड ऐसी कि आपके सामने क्लासेस हैं बट जब तक वो है ना आपका टाइम नहीं आता ना आप वो ज्वाइन नहीं कर पाते. जैसे मेरा रेकी का बीच में बहुत लंबा ब्रेक रहा. Right. बट अब जब मैं माँ से मिली तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा लाइफ का बहुत अच्छे से एक मार्गदर्शन एक जो गुरु का रहता है उनके छत्र छाया में मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हर. नहीं तो ये वो वैसे भी चीज है. बहुत बढ़िया गुरु है, इनके पास जो आता है वो हाँ. फिर आता नहीं है। और उनकी स्माइल में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है. नहीं ये उनमें भी क्यों आया इतना, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रेकी को दी है। लोग आज 10 दिन हाँ जी. सीख के 11वें दिन बिल्कुल. प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, उन्होंने उनकी एंटायर लाइफ उस चीज को दे दी। तो ये इतना हाँ बड़ा जी. बिल्कुल. डेडिकेशन जो होता उनके है ना, उसकी वाइब्रेशंस बहुत वजह से फीलिंग पॉजिटिव है. आती है कि आज 25 साल हाँ के जी. बाद लोग बोलते हैं कि नहीं इनके पास गए तो ये हो गया।
इनको हाँ जी, इतना बिल्कुल। लंबा पीरियड लगा है, ये शब्द जो आपने बोले या मैं बोलता हूँ कोई भी बोलता है, ये सुनने के लिए इनको 25 साल देने पड़े लाइफ। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल डेडिकेशन है। सर, और ये डेडिकेशन अगर हम सारे लोग अगर करते बिल्कुल। हैं ना, इवन मैं भी, कोई भी अगर एक सब्जेक्ट को लेके इतना डेडिकेटेड रहेगा ना, तब जाके हमको भी आज नहीं तो 10 साल के बाद कोई बोलेगा कि नहीं इन्होंने कुछ किया है, क्या इनके कहने से मुझे कुछ फर्क राइट सर, बिल्कुल सर। पड़ा। ये तो सारी चीजें हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। और ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, टॉपिक्स ऐसे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, आप रेकी ले लो या कोई भी एक्सवाइजेड ले लो, जब तक वो सब्जेक्ट आपको नहीं बुलाएगा तब तक आप नहीं सीख पाओगे उस चीज को। हमको लगता है कि ये क्लासेस है, हम पैसे नहीं भर पाए इसलिए नहीं सीख पाए। अरे जिसके पास जब पैसे नहीं रहते ना, वो भी अरेंजमेंट हो जाता है जब उसका समय आता है, या वो एस्ट्रोलॉजी उसको बुलाता है, न्यूमरोलॉजी बुलाता है कि भाई आके सीख लो, तभी होता है, बाकी नहीं होता है। हाँ जी ठीक है, सर। चलिए अभी एक शॉर्ट थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जयेश रामावत है। मेरा पीएचडी न्यूमरोलॉजी में हुआ है। एंड एस्ट्रोलॉजी की मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत कोशिश की मैंने भी। जैसे मेरे को 20 साल हो गए इस ऑकल्ट फील्ड के अंदर, लेकिन मैंने कम से कम 4 से 5 बार ट्राई किया है, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाया। तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं नहीं सीख पाया। अब जाके मैंने उस चीज को साइड में कर दिया। तो ये है, मैं अरोमा वास्तु में काम करता हूँ। मतलब मेरा पूरा काम जो है वो एनर्जीज के ऊपर ही ज्यादा करता है। आध्यात्मिक जो करते हैं वैदिक तरीके से वो भी है, बट एनर्जीज पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है। तो हम वास्तु एनर्जी बैलेंसिंग के साथ करते हैं पूरा। और ऑरा एनालिसिस करता हूँ। जो व्यक्ति की ऑरा होती है उसको एनालिसिस करना, उस पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसको डिटेक्ट करना और फिर उसकी रेमेडीज देना। तो ये हम लोग करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स के होलसेल है हमारे, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। वो सब धीरे धीरे सब बाद में उसके ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी 15-20 मिनट इसमें चले गए। जानवी, आप भी आ जाओ बेटा जरा वीडियो पे, क्योंकि जो भी आगे चल के जो भी होगा उसको कोऑर्डिनेट इस ग्रुप में आपको Coordinate- करना है। हाँ उन्हीं को करना है। हाँ, किधर गई भाई जानवी? आई थिंक नहीं है शायद वो। है यस कहाँ माँ, गई? है। मैं भी जानवी पिंक को ढूंढने ढूंढना। गई थी, मिला नहीं। हाँ हाँ, इनका भी चलिए, पिंक है मैम, थोड़ा सा देखो। है प्रणाम पिंक है। जानवी दीदी। वो सब चलो। ये सब सब नवरात्रि पिंक के हो बाद गए। का सब वो चल रहा है अभी फेज। हाँ हाँ, और ध्वनि भी बहुत साइलेंटली बैठी है, ध्वनि इनकी नहीं, बिटिया। ध्वनि को इसलिए ज्वाइन कराया है कि आज मैं क्लासेस घर से ले रहा हूँ। मेरे हाँ ऑफिस हाँ, शिफ्ट किया है, तो अभी सब ये चल रहा है, पूरा बिगड़ा हुआ मामला चल रहा है। तो घर पे से नहीं सेट नहीं। किया, ऊपर से 7 बजे लैपटॉप जब शुरू किया तो पता पड़ा लैपटॉप बंद हो गया। तो ओ, मैं ध्वनि के लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो इसके लिए उसको ज्वाइन करा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत सॉल्व करते रहे वहां से। इसके लिए हाँ ठीक बात। इसलिए आज वो साइलेंट मेंबर है आज वो। सर की जो बिटिया है वो भी रेकी सीखी हुई है मुझसे, ध्वनि। तो ऐसे हम मैं सब सर से मिली। ऐसे हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए और मैं चलिए, थोड़ा सा पैकिंग करूंगी, क्योंकि सुबह 6 बजे मेरे को निकलना है। नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, कोई दिस बात क्लास हाँ इज हाँ, योर्स। कोई हैप्पी ऑल द यस, जर्नी बेस्ट। माँ। हैप्पी थैंक जर्नी यू। माँ। ओके मैम। चलिए अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम उसके बाद फिर आगे चालू करते हैं। जनरली मेरे कोर्स की कोई ऐसी पीपीटी है नहीं, बट शॉर्ट एक छोटी सी बनाई थी, तो अभी आज का जो टॉपिक है उसी पीपीटी में सारा कवर हो जाता है ना। हम लोग आज सबसे पहले ये चलेंगे कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है। बेसिकली हम जो टॉपिक आज पढ़ना चाह रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी होता क्या है, वो शब्द का मतलब क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे, सारी चीजें उसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा मैं। डिटेल में आपको आपके पीडीएफ के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। तो सारी चीजें मैं ना थियरी वाली जितनी पोर्शन है वो बहुत शॉर्ट में चलूंगा मैं, ताकि उतना हमारा टाइम बचेगा कुछ आगे के टॉपिक समझने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है कि एक दो शब्द हैं ये, एक न्यूमेरस है और एक लोगोस है। न्यूमेरस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं उसको न्यूमेरस बोला जाता है। और लोगोस का मतलब होता है वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। जब ये दोनों चीजों को कंबाइन किया जाता है तब वो शब्द बनता है न्यूमरोलॉजी। एक्चुअली ये जो शब्द है न्यूमरोलॉजी, इसका इतिहास ऐसा है कि ये न्यूमरोलॉजी तो लगभग 6-7 हजार साल पहले के आसपास की चीज है, बट उस समय उसका नाम न्यूमरोलॉजी नहीं था। ये न्यूमरोलॉजी अभी अभी पड़ा है 1900s के आसपास। और ये शब्द, कई शब्द उनके चेंज हुए, लेकिन जब से ये न्यूमरोलॉजी पढ़ा है तब से
आज वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको अपनाया, और जब वेस्टर्न कंट्रीज अपनाती तो ऑब्वियसली इंडिया में एक चलन बन जाता है इस चीज का। तो आज पूरे वर्ल्ड में यही एक शब्द चल रहा है, न्यूमरोलॉजी। अभी तक दूसरा कोई शब्द इसके लिए आज की डेट में नहीं है, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी कैसे आई, तो न्यूमरोलॉजी का कहा जाता है कि ये इतिहास जाता है लगभग 6-7 हजार साल पहले का। ओल्ड इजिप्ट आप समझिए, इजिप्ट, बेबीलोन, जापान, ग्रीस, ये सब कंट्रीज में इसके ऊपर रिसर्च की गई है बेसिकली। ये कोई आध्यात्मिक सब्जेक्ट कहीं से आया नहीं था स्टार्टिंग में, ये भी साइंटिफिक है। एनर्जीज पे काम होता है इसके अंदर, अल्फाबेट्स और नंबर्स की एनर्जीज जो उनकी ज्योमेट्रिक्स है, जिस क्या बोलते हैं, जिस तरीके से उनको बनाया जाता है। जैसे 1 स्ट्रेट है तो उसके कैरेक्टर सारे स्ट्रेट के जैसे हैं, 2 थोड़ा सा बेंड होके जाता है, तो 2 नंबर का व्यक्ति किस तरह से अपने नेचर में बेंड होता है, किस तरह से वो फ्लक्चुएट होता है, वैसा बताया जाता है। तो इस तरह सारी ज्योमेट्रीज काम करती है। नॉट ओनली नंबर्स, अल्फाबेट्स A to Z, ये भी इस तरह की ज्योमेट्रीज ही काम करती है, उनकी एनर्जीज काम करती है। अब न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यूमरोलॉजी आपका करंट बताती है, आज आप क्या है वो बताती है। कई बार ये होता है कि हम कोई रेमेडी कर लेते हैं, लेकिन वो रेमेडी आपको इसमें पता नहीं पड़ेगी जब आप उसका लोशो ग्रेड बनाएंगे, तब आपको उस समय का आज प्रेजेंट ही पता पड़ेगा उसके अंदर। किसी ने रेमेडीज कर ली है, वो आपको बताएगा कि मैंने तो ये पहन लिया, ये कर लिया, तो ठीक है, इसके बाद ये चीज में चेंजेस आया है। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी जैसे ही आप नंबर्स देखते हो, सबसे पहले बताया था कि आज की आपकी परिस्थिति क्या है। आज मीन्स करंट सिचुएशन क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनल अपीयरेंस क्या है, पर्सनल बिहेवियर क्या है, पर्सनल नेचर क्या है, आप में किस चीज की कमी है, नॉलेज की कमी है, किसी गुरु की कमी है, सोचने समझने की शक्ति में कमी है, ऐसे अलग अलग चीजें, एक्टिविटी आपकी कम है, जैसे आलसी हैं थोड़े से, ये टाइप के जितने भी नेचर्स होते हैं ना व्यक्ति के, वो सारे देखने को मिलते हैं न्यूमरोलॉजी ग्रिड से। और बेसिकली अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर लिखते हैं तो वही समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का नेचर कैसे होने के चांसेस। तो ये आपके पोटेंशियल्स बताता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताता है, आपके रिएक्शंस बताता है, इमोशनल रिएक्शंस, हाउ डू यू रिएक्ट, सामने वाला क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है, क्या कोई चीज दिखा रहा है, उस पर आप रिएक्ट कैसे करोगे। और आपकी पर्सनैलिटीज जो है, पर्सनल नेचर कैसा है जो लोग देखते हैं, एक वो नेचर होता है, और एक नेचर होता है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारा नेचर दिखता नहीं है बट वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह का होगा। ये 2 तरीके से न्यूमरोलॉजी से आप देख सकते हो। न्यूमरोलॉजी का इतिहास 5 से 6 हजार साल पहले एंशियंट इजिप्ट, बेबीलोन, जापान, ग्रीस, उस देशों में था। आप लोगों ने इसमें नाम भी सुना होगा, इसके अलग अलग स्कूल्स हैं, एक चैल्डियन है, पाइथागोरन है, कबाला है, ऐसे अलग अलग स्कूल्स हैं इनके। चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर नंबर्स और अल्फाबेट से काम किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर आज चलन में है ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए, तो उसमें चाइल्डियन मेथड जो है वो सबसे ज्यादा चलता है। हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में तो आप मान के चलिए 80 से 90% चाइल्डियन मेथड ही चलता है। और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में आप देखेंगे वहां के कंट्रीज में, तो वहां ज्यादा करके पाइथागोरस चलता है। इस तरह से काम होता है वहां पर। तो अब चैल्डियंस जो थे बेसिकली, उनको कहा जाता है, जो भी अपने को पुराने इतिहास मिल रहे हैं उसमें देखा गया है कि चैल्डियंस को ही माना जाता है कि सर्वप्रथम उन लोगों ने ही न्यूमरोलॉजी का मतलब उसके ऊपर रिसर्च की थी। उस समय वो न्यूमरोलॉजी शब्द नहीं था, बट वो लोग उसको प्लैनेट्स के साथ रिलेट करते थे। उस समय नंबर्स को प्लैनेट्स के साथ रिलेट करते थे। अलग अलग आकृतियां थी उनकी, उसकी एनर्जीज, और किस प्लैनेट की एनर्जीज कैसी है, कौन सी किसके साथ कॉम्पेटिबल है, वहां से उन्होंने पता लगाया। और वहां से फिर हमारा धीरे धीरे ये वेस्टर्न मेथड्स जो है ये हमारे में इनकलकेट होते गए। अब हमारी भी देखेंगे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी अंकों के ऊपर है, बट वो बहुत पुराना इतिहास है, वेदों के समय से है। एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट हुआ करता था, वो अब जाके अलग हो गया है। तो हमारे यहाँ भी वैदिक न्यूमरोलॉजी थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का हमारे यहाँ इतना चलन था, आज भी है। आज भी अगर आप 10 लोगों को पूछेंगे तो पत्रिका दिखाना है, भविष्य दिखाना है, कुंडली दिखाना है, वो सबको पता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर बोलोगे तो शायद 10 में से 2-3 लोग ही इसको समझ पाएंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। आज की कंडीशन है, इसके लिए हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी ज्यादा यहाँ पर चल नहीं पाई, उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं हो पाया। न्यूमरोलॉजी जब वेस्टर्न कंट्रीज से आ गई, वेस्टर्नाइज होके आ गई, मॉडर्नाइज हो गई, एक नया टॉपिक आ गया,
नए तरीके से समझने लगे तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब इसका थोड़ा सा ये इतिहास होता है चाल्डियंस का कि चाल्डियंस लोग जो थे वो बेसिकली एक रिसर्चर, आज से 6000 साल पहले भी उनमें एक रिसर्च करने की इच्छा होती थी। हर चीज वो कोशिश करते थे साइंटिफिकली रिसर्च करे हर चीज। इसके लिए उन लोगों ने नंबर्स को, उनके समय के जो अल्फाबेट से उसको और प्लैनेट्स को लिंक करना शुरू किया, उसके रिजल्ट्स देखने शुरू किए। और पाइथागोरस जो थे वो एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन, बट वो कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे। बाद में उन्होंने जब चाल्डियंस का पता पड़ा उनको, तो वो खुद भी वहां पर कई वर्षों तक रहे। कहा जाता है, इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि 20 से 25 साल तक वो वहां रहे और उन्होंने वो चीज स्टडी की है, क्योंकि इनका भी सब्जेक्ट जो था वो नंबर से रिलेटेड था और वो सब्जेक्ट भी नंबर से रिलेटेड था। तो वो नंबर्स के साथ कैसे लोग भविष्य बताते हैं या प्रेजेंट वर्तमान बताते थे, वो सारी चीजें उन्होंने वहां से सीखी है। और आने के बाद उन्होंने उस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया अपने देश में, और कहा जाता है कि उनको फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। बट चाल्डियंस वेर द फर्स्ट जिन्होंने इस चीज को बहुत प्रमोट किया था, आगे लेके आए। पाइथागोरन सिस्टम जो है उसमें और चाल्डियन सिस्टम में एक छोटा सा फर्क है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। चाल्डियन सिस्टम के अंदर अल्फाबेट्स, नंबर्स और प्लैनेट्स तीनों लिंक होते हैं। हमको प्लैनेट्स को भी उतना ही स्टडी करना पड़ता है। वेरस पाइथागोरस में, ठीक है, आज यहाँ पर इंडिया में बहुत से लोग जो कर रहे हैं उसको लिंक कर रहे हैं अल्फाबेट्स के साथ, मतलब अल्फाबेट सॉरी प्लैनेट्स के साथ लिंक कर रहे हैं और उस तरह से प्रेडिक्शंस भी कर रहे हैं। बट पाइथागोरस सिस्टम जो है उसके अंदर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, ये दोनों को ही उनकी एनर्जीज के हिसाब से लिंक करके, कोऑर्डिनेट करके कितने कॉम्पेटिबल है नहीं है क्या है, और फिर नंबर से कैलकुलेशन से सारा प्रेडिक्शंस होता है। और दूसरी चीज, जब हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, जहां पर हमारा नाम जो है उसके अंदर हम चेक करते हैं या करेक्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसकी वाइब्रेशंस हमारे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन की जाती है। तो वहां पर पाइथागोरस सिस्टम में A to Z अल्फाबेट्स लिए जाते हैं विथ नंबर्स 1 to 9, 1 से लेकर 9 नंबर तक सारे अल्फाबेट्स को उसको लिंक किया जाता है, बट एक सीरियल में। ए से ABCDEFG ऐसे लाइन से रहेगा 1 to 9 नंबर्स, फिर HIJ के ऐसे 9 नंबर्स रहेंगे, इस तरह से किया जाता है। वेरएज चाल्डियन सिस्टम में ये मेथड नहीं। चाल्डियन सिस्टम में 1 to 8 अल्फाबेट्स ही काउंट होते हैं। अल्फाबेटिक सिस्टम में 9 नंबर को काउंट नहीं किया जाता है, ये खास ध्यान रखना है। आप कभी भी 9 नंबर को कैलकुलेशंस में काउंट कर सकते हो, सारे कैलकुलेशंस में 9 नंबर काउंट होता है, बट सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर काउंट नहीं होता है। वो मैं जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो चीज के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे। ये एक जनरलाइज चीज बता रहा हूँ। अब न्यूमरोलॉजी की स्टडी करनी है तो सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान रखना है। पहला, नंबर्स 1 to 9। ये 1 to 9 को कौन से अल्फाबेट्स लिंक्ड है, तो सारे A से लेके Z तक सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे उसके अंदर। तीसरी चीज, 1 से लेके 9 तक कौन से प्लैनेट्स लिंक्ड है। ये 3 चीजें आपको करना है और ये 3 चीज के ही सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे और आप अपने हिसाब से फिर उसको प्रेडिक्शंस करना शुरू करें। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा एक चीज समझते हैं कि 1 से 9 नंबर तक अगर आपको याद रखना है तो इसको कैसे थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हो। देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? तो प्लैनेट्स बने हुए हैं ऊपर, ये सिंबॉलिक फोटो है और नीचे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत बना रखे हैं समझने के लिए। उसके नीचे उनके नाम लिखे हैं, उनके नंबर्स लिखे हैं कि कौन से नंबर्स किसको अलाइंड है। ठीक है ना? अब नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 किसका होता है? सन का होता है। अब सन का क्यों होता है, अब हम यहाँ पर किस तरह से देखेंगे। एक राज दरबार, एक मंत्रिमंडल है किसी राजा का, उसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? किंग, राजा खुद होगा। तो एक नंबर राजा का होता है, एक नंबर सूर्य का है। हमारे सोलर सिस्टम में राजा कौन कहलाता है? सन कहलाता है। जैसे आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत तो समझते हैं, ठीक है, उसमें हम सूर्य को क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, किंग ऑफ सोलर सिस्टम, बराबर। तो यहाँ पर भी एक नंबर हमने सूर्य को दिया हुआ। तो सूर्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला रहेगा, गर्म स्वभाव का रहेगा, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, डिटरमाइंड रहेगा, या फिर बहुत ज्यादा वो फोकस्ड रहेगा। ऐसे कई चीजें जो देखी जाती है।
तो वही चीज यहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी है कि एक नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स सूर्य के रहेंगे, सेम टू सेम उस व्यक्ति के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो एक लीडर का हमने उनको नाम दिया हुआ है कि किंग है और लीडर है। सेकंड, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन रहेगा वहां पर? राजा की रानी, क्योंकि उसका भी पावर उतना ही रहता है। तो यहाँ पर हमने नाम दिया उनको, सेकंड नंबर किसका लिंक है? चंद्रमा का। चंद्रमा में भी सूर्य के बराबर ही पावर्स रहते हैं। जैसे आप लोगों ने किया है अभी हीलिंग, अभी क्रिस्टल से भी अगर आप लोग काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि सन से और मून की एनर्जी दोनों से हम क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट और दोनों में कैपेसिटी उतनी ही है। लेकिन सन क्या है? सन अपनी लीडरशिप या अपना प्रभुत्व दिखा देता है उसकी गर्मी से। चंद्रमा का पास भी उतना ही पावर है, बट विथ ग्रेस, शांत है वो। तो इसके लिए हमने उसको फेमिनाइन बताया है कि वो शांत है, पावर तो बहुत है लेकिन शांत है, ग्रेसफुल पावर है उसमें। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए हैं आपके मंत्रिमंडल के। थर्ड, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन होता है? वो होता है जो राजगुरु होता है, जिसकी बात राजा कभी कभी भी कोई तकलीफ आएगी तो राजा हो या रानी हो उनसे ही परामर्श करेंगे। तो वो होता है गुरु। और हमारे प्लेनेट सोलर सिस्टम का गुरु कौन है? खुद गुरु है, बृहस्पति। तो यहाँ पर 3 नंबर गुरु का है। 4 नंबर उसके बाद है रॉबिनहुड प्रोवाइडर, लिखा है हमने। रॉबिनहुड है वो प्रोवाइडर है, मतलब क्या है? वो व्यक्ति कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। राजा का हुक्म सर आंखों पर, अगर राजा ने बोल दिया है तो वो काम होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। और कैसे करना है वो उसको आता है। कोई काम अगर नहीं होने वाला है तो अगर आप रेगुलर भी आप देखेंगे आपके आसपास के लोग, तो आप मार्क करना, कोई जुगाड़ वाला काम अगर करने वाला कोई एक्सपर्ट होगा, जिससे आपके भी कोई परिचित होंगे, आपको समझ में आता होगा कि ये व्यक्ति कोई भी जुगाड़ करके काम कर देता है, तो आप देखना कहीं ना कहीं उसके डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट नंबर होगा 4 नंबर, या उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 होगी, या उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 होगी 13, या फिर 4 होगी। तो ये आप देखना 4 नंबर का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति पर होगा, क्योंकि वही व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, वही व्यक्ति कोई भी काम किसी भी तरीके से कर लेता है। अगर उसके राजा ने या उसके बॉस ने या कोई भी जिसकी बात वो मानता है, सुनता है, उसने बोला है, तो ये वो काम करके ही रहेगा। 4 नंबर वाला व्यक्ति कभी किसी को मना नहीं कर सकता है। 5 नंबर का जो व्यक्ति है, 5 नंबर हमने रिलेट किया है बुध प्लैनेट से, मर्क्यूरी से। तो यहाँ पर हम इसको 5 नंबर को कहते हैं प्रिंस। अगर एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे तो बुध को राजकुमार प्लैनेट कहा जाता है, राजकुमार ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हमने उसको बुध का ये दिया हुआ है कैरेक्टर। और 5 नंबर के व्यक्ति की जो क्वालिटीज होती है वो सारे के सारी बुध के जैसे, एक राजकुमार के जैसे होती है। जैसे राजकुमार है, एक तो चार्मिंग होता है, हैंडसम होता है, अट्रैक्टिव। हैंडसम का मतलब ये नहीं कोई हीरोइक हो, बट अट्रैक्टिव, अच्छा दिखने वाला व्यक्ति होता है। उसके एक थोड़ा सा नेचर होता है, एक हर चीज को इजी मोड में लेने का। मतलब जैसे एक राजकुमार है, उसको पता है मेरे पिताजी राजा है, तो उसको कुछ किसी चीज की परवाही नहीं होती है, अपने मूड में काम करता है, अपने तरीके से काम करना पसंद करता है, और थोड़ा सा किसी की बात नहीं मानना, ऐसे नेचर भी उसमें हो जाता है। और अगर अच्छा पैसे वाला कोई व्यक्ति है ये, तो ऐश करना, पैसे उड़ाना, पार्टीज करना, इधर घूमना उधर घूमना, ये सब आदतें भी उनमें हो जाती है। उसके बाद है छठा नंबर, 6 नंबर हमने दिया है शुक्र को, वीनस को। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 नंबर और 6 नंबर ये दोनों अपोजिट है। 3 नंबर देव गुरु है और 6 नंबर दैत्य गुरु है। दोनों गुरु हैं और दोनों के अंदर ज्ञान भरपूर है, लेकिन एक का ज्ञान अच्छे के लिए है, एक का ज्ञान बुरे के लिए। बुरे का मतलब ये नहीं कि वो सारे नेगेटिव काम करेगा, मतलब बृहस्पति के जो 3 नंबर वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे अच्छे रहते हैं, उनका जो भी कामकाज रहता है फोकस्ड रहता है और सही तरीके से जाने वाले लोग रहते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते लोगों की। थोड़ा सा धार्मिक भी वो लोग ज्यादा रहते हैं। शुक्र जो 6 नंबर वाले लोग हैं वो भोग विलासिता में ज्यादा रहते हैं।
उनको समझिए कि उनकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो एक 10-15 हजार के बीच की उनकी सर्विस है, तो वो 10-15 हजार में भी वो कितना लग्जरी अफोर्ड करना चाहते हैं ना, उतनी कोशिश करते हैं करने की। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे का मतलब सस्ते कपड़े होंगे लेकिन प्रेस किए हुए होंगे, कहीं भी कुछ नहीं, रोज धुले हुए कपड़े पहनेंगे, जूते भले सस्ते पहनेंगे लेकिन पॉलिश किए हुए पहनेंगे। ये 6 नंबर वालों की खासियत होती है। वो जो भी चीज खरीदते हैं या जो धारण करते हैं, जो अपनाते हैं कोई भी चीज, उनमें उनको बहुत अच्छा दिखने वाली चीजें चाहिए। वो हर चीज में लग्जरी ढूंढते हैं और लग्जरीज लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा मतलब आतुर होते हैं। ऐसे लोग बहुत से ऐसे केसेस में देखे गए हैं कि जिनके पास पैसा है, थोड़ा भी पैसा है, वो उसका बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है अपने लग्जरी के लिए, अपने घर को दिखाने के लिए। दिखावा उसको बहुत पसंद होता है 6 नंबर। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे आगे 7 नंबर। 7 नंबर किसका है? केतु का है। अब जैसे हमने 3 और 6 देखा अपोजिट है, वैसे ही 4 और 7 जो है वो भी अपोजिट है, राहु और केतु। एक का सर है तो एक का धड़ है, सर नहीं है। राहु के पास सर है तो वो हाइपर एक्टिव रहता है, बहुत सोचता है। हाइपर एक्टिव क्यों रहता है? क्योंकि वो सोचता बहुत है, कर नहीं पाता है, तो उसके अंदर अंदर ही अंदर ना फ्रस्ट्रेशन होती है काम करने की, कि मैं करूं करूं करूं, और वो कर नहीं पाता है। और केतु का ऐसा है कि वो बेचारा करने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन उसके पास अपना दिमाग नहीं बहुत सोचने के लिए, या कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। अदरवाइज केतु की क्वालिटीज अगर आप देखेंगे 7 नंबर की, उसको मोक्ष कारक कहा जाता है। मोक्ष कारक इसलिए कहा जाता है कि 7 नंबर के लोगों का अगर बाकी नंबर्स भी अच्छे हैं तो उनका रुझान जो है थोड़ा सा धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा रहता है। अगर एक बार साथ है या ज्यादा से ज्यादा 2 बार किसी ग्रेड में साथ आता है तो वो धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा रहता है। उसके अंदर थोड़ी सी वैराग्य की भावना भी आती है। कई बार अगर नंबर्स अच्छे हैं और 7 नंबर 2 से ज्यादा बार रिपीट हो गया है, तो हो सकता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा हद तक धार्मिक हो जाए। हो सकता है कि बहुत से व्यक्ति इसमें से संन्यास भी ले सकते हैं। विरक्ति का भाव आ जाता है, कोई भी चीज वो छोड़ सकते, कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है नंबर नेगेटिव है या घर से परेशान है, तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स भी हो जाए अगर कोई एक व्यक्ति 7 नंबर का है। ये भी हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर ज्यादा नेगेटिव हो गया, 3 4 5 बार भी आ जाता है, किसी में 4 बार भी आ जाता है, तब बहुत ही हद तक अगर वो नेगेटिव चला गया तो ऐसे लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी देखे गए हैं, आतंकवादी गतिविधियों में भी रहते हैं। किसी को मारना काटना कुछ भी किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। तो जितना पॉजिटिव नंबर ये अच्छा है उतना नेगेटिव भी खराब है। 8 नंबर, 8 नंबर है शनि का नंबर। अब सारे मंत्रिमंडल में एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो राजा के सामने भी बोल सके कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। अदरवाइज राजा के मंत्रिमंडल में लगभग हर कोई हाँ में हाँ ही मिलाता है। तो एक शनि ही एकमात्र प्लेनेट ऐसा है जो कहीं भी खड़े होके सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता है। तो जो 8 नंबर वाले व्यक्ति हैं उनको जजमेंटल पावर्स बहुत ज्यादा अच्छी रहती है उसमें। आप देखेंगे वकील देख लो और जजेस देख लो, इनमें 8 नंबर बहुत सक्रिय होता है। जो सक्सेसफुल जजेस हैं, सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, इन लोगों में 8 नंबर आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। बाकी नंबर्स भी सपोर्ट करते हैं, बट 8 नंबर इनका बहुत अच्छा मिलेगा, स्ट्रांग मिलेगा। इनमें जजमेंटल पावर्स होती है। अच्छा, शनि के लिए ये भी है कि कहीं ना कहीं शनि जो है बिजनेस भी बहुत अच्छा बढ़ाने के सपोर्ट है, पैसा भी अच्छा दे सकता है शनि। अगर सिंगल 8 नंबर आपके ग्रिड में है तो वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ अगर बैठा है तो वो आपको पैसा भी अच्छा दे सकता है, बिजनेस को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो सोलर सिस्टम का नंबर आएगा वो आएगा मंगल का, 9 नंबर। और हमारे न्यूमरोलॉजी सिस्टम में भी 9 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि वो नंबर ऐसा है कि किसी के साथ मल्टीप्लाई करो उसका अल्टीमेट आंसर 9 ही आता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा उसको यूनिवर्सल नंबर कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 9 है। अब 9 नंबर का क्या है? मंगल है। मंगल मतलब ये है राजा का सेनापति। राजा के जितना ही पावरफुल है ये भी, लेकिन राजा के जैसा डिसीजन नहीं ले पाता है। तो मंगल है, मंगल में अभी भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव है, इंसानियत इसमें रहती है।
ये कितना भी कड़क हो जाए, कितना भी गुस्सा करे, कितना भी फियर्स रहे एकदम से, बट समय आने पर ये उतना ही दयालु भी हो जाता है, उतना ही जिसको मारने जा रहा है, जिससे झगड़ा कर रहा है, उसको भी अगर 2 मिनट के बाद तकलीफ आएगी तो ये 9 नंबर वाला व्यक्ति, मंगल वाला व्यक्ति, उसकी हेल्प भी करेगा। इनका नेचर ऐसा होता है। और 9 नंबर के लिए एक चीज बोलूंगा, 9 नंबर के लोग हाईली अनप्रेडिक्टिव होते हैं। ये 1 सेकंड में क्या कर जाएंगे आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके साथ बात करते 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 ये क्या कर देंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। अचानक टॉपिक छोड़ देंगे, अचानक वो बात जो डील चल रही है उसको कैंसिल कर देंगे, अचानक उठ के चले जाएंगे। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते 9 नंबर वाले के बारे में, हाईली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर तक को समझने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। थोड़ा स्टोरी के रूप में समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाती है चीजें। और जब हम बात करेंगे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है तो क्या होगा, तो अचानक याद आता है कि 1 सूर्य का नंबर था तो उसकी क्वालिटीज क्या होगी, 5 बुध का नंबर है तो बुध की क्वालिटीज क्या होगी, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो उस व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो अभी इन चीजों के अंदर न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ समझने के लिए, वो आपको इसमें काम नहीं है। बट ये जो प्लैनेट सिस्टम है, इसमें कहीं कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसके आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो ये कोई भी रॉबिन हुड मुझे समझ नहीं आया। इसका नंबर 4, इसको रॉबिन हुड प्रोवाइडर क्यों बोला है? नहीं, रॉबिनहुड प्रोवाइडर नहीं, रॉबिनहुड एक शब्द अलग है और प्रोवाइडर अलग प्रोवाइडर यानी जो देता है। ये है, सेवा, गिवर। ओके, गिवर, सेवा। तो फिर आपने बाय कोई देन चीज रॉबिन मांगी, हुड। दे दी। रॉबिनहुड इसलिए कहा जाता है कि 4 नंबर का व्यक्ति जो रहेगा वो हर किसी के लिए, चाहे वो उसका पहचान वाला हो या नहीं हो, उसकी मदद करने के लिए सबसे पहला आदमी अगर खड़ा होगा तो वो 4 नंबर का। तो रॉबिनहुड का कैरेक्टर क्या था जो हम इतिहास में पढ़ते हैं या कहानी किस्सों में पढ़ते हैं, कि वो किसी को दे के जानता नहीं चला था, जाता लेकिन अगर कोई आ गया कि मुझे मदद चाहिए तो इमीडिएटली वो उसके लिए मदद करने चला जाएगा। वो मना नहीं कर सकता है किसी को। ये 4 नंबर वाली खासियत होती है। और अगर किसी ने कहा है कि मुझे ये काम करना है तो वो खुद चला जाएगा, आइडिया नहीं देगा, वो खुद चला जाएगा काम करने उसके साथ। सेवा का नंबर है। आपको मैं इसका एग्जांपल ये बता दूं कि आप शनि को और राहु को, ये मतलब 4 और 8 नंबर के लोग आप ज्यादा करके देख लोगे। जैसे अपने घर के हाउसमेड होते हैं, साफ सफाई कर्मचारी होते हैं, कोई भी किसी भी तरह के जो निचले वर्ग के कर्मचारी होते हैं, आपके ऑफिस है तो ऑफिस का प्यून होगा, ड्राइवर होगा, साफ सफाई वाला होगा, या किसी की फैक्ट्री वगैरह तो लोडिंग अनलोडिंग वाले कारीगर कामगार होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं ज्यादा करके आपको 4 और 8 नंबर के मिलेंगे, जो फिजिकली काम करने में विश्वास रखते हैं। और 8 नंबर जो है वो सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करता है। तो ज्यादा करके कैरेक्टर्स आपको यहाँ ऐसे मिलेंगे। और कोई नंबर में कुछ समझना है या समझ में आया है तो फिर हम आगे चलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। ये जो नंबर्स है तो ये हम्म, मतलब मंथ का टोटल है या पूरे लाइक डेट ऑफ बर्थ, पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल है? ये एक्चुअली किसी भी नंबर का टोटल है, एट एनी नंबर। कोई ओके। भी नंबर्स की जब टोटल आती है ना, तब ये आंसर आते हैं और ये आंसर से हम इसको प्रिडिक्शन देते हैं। जैसे आपकी ओ डेट ऑफ बर्थ में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 8 डिजिट्स होते हैं, बराबर। जी। तो या तो आप सिर्फ सिंगल, आपकी जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, सिर्फ हम पहली हम्म डेट की बात करते हैं 1, तो वो 1 हम्म के लिए भी इस 1 को देखेंगे। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट अगर समझो 19 है, तो 19 का टोटल भी 1 आता है, तो भी हम इस 1 को देखेंगे। अगर आपके 8 डिजिट्स जो है उसकी टोटल भी 1 आती है, तो भी हम इसी 1 को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा। सेम रहेंगे। बिकॉज ये जो 1 to 9 है ना, ये सारे नंबर्स की जो सिंगल डिजिट में टोटल आती है वो ये है। ठीक है, ओके जैसे थैंक आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपका हाउस नंबर 408 है, तो आपको 8+4 करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2+1 करेंगे तो 3 आएगा। तो आपको यहाँ पर ये 3 देखना है कि 3 नंबर आपके हाउस का जो है वो है गुरु का रिलेटेड घर है। आपको इस तरह से देखना है। ओके थैंक यू सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं।
तो हम इसके आगे चले थोड़ा सा। आज ज्यादा करके आप लोगों का जो रहेगा वो पूरा थियरी, थोड़ा बहुत सर थियरी थियरी। एक क्वेश्चन मेरा है, जी अगर घर पे 8 नंबर वाले 3 मेंबर हैं हाँ, तो सबका सेम ही आएगा? अगर इंडिविजुअल नंबर सबका, अगर आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे कि इनका नंबर 8 है तो सबका सेम आएगा, बट अगेन उनका ग्रिड अलग अलग बनेगा, तो वहां ओके। जाके उनकी जो पोजीशन है सारी, उसमें चेंजेस मिलेंगे आपको। जैसे मतलब एग्जाम्पल के जो तौर, अभी आपने बताया 8 का, तो वो सबके लिए सेम नहीं आएगा? नहीं, अगर आपके घर में 3 लोग हैं और तीनों की डेट ऑफ बर्थ की टोटल 8 है, तो आप एक हम्म। बार तो 8 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स उनको रिलेट कर सकते हो। लेकिन जब हम्म। रिलेट करोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, एक के ऊपर तो एकदम सही बैठ रहा है, एक के ऊपर थोड़ा कम बैठ रहा है, और एक पे उतना ज्यादा कुछ बैठ नहीं रहा है। तो वो हम्म। डिफरेंस क्यों आता है? वो डिफरेंस तब आता है जब डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8 कहाँ से आई है, पहली चीज तो वो, या तो वो डायरेक्ट 8 आ ओके। रही है, या वो हम्म। 17 से 8 आ रही है, या हम्म। 26 से 8 आ रही है। हम्म। क्योंकि जब दो कैरेक्टर्स नंबर, अलग अलग नंबर्स मिलके 8 बनेगा, जैसे 26 से 8 बनेगा, तो उसमें हम्म। कुछ क्वालिटीज 2 की भी आएगी, चंद्रमा की और कुछ कुछ, 6 की भी आएगी? तब वो कैरेक्टर्स आप एग्जैक्ट 8 से नहीं मिला सकते हो, जो 8 डेट ऑफ बर्थ जिसकी रहती है। ये एक ओके। एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जब उनकी लोशो ग्रिड बनेगी, तो लोशो ग्रिड के अंदर बहुत सारे नंबर्स आएंगे। हम्म। है कि आपके यहाँ के एक व्यक्ति का लोशो ग्रिड और दूसरे व्यक्ति का लोशो ग्रिड, दोनों में कुछ नंबर्स ज्यादा भी होंगे, कुछ कम भी होंगे, कुछ रिपीट भी होंगे। तो हाँ। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। ओके। उनकी मानसिक स्थिति है, बौद्धिक स्थिति है, फिजिकल स्टेटस है, वो सारे वहाँ उनकी जो प्लेन्स बनते हैं उसमें चेंज हो जाते ओके। ओके। हैं ना। तो वो हाँ वहां जी। जाके जाता है। तो आप ओके। एक चीज से ना, जैसे आपने सिर्फ डेट हम्म। ऑफ किया तो इमीडिएट प्रेडिक्शन आप कर सकते हो हाँ कि जी। कि जैसे किसी का एक आ गया तो आप बोल दोगे हाँ ये गुस्से वाला होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। 4 प्रेडिक्शन हाँ। करोगे तो सही निकल जाएंगे। हम्म। लेकिन जब आप वो बोलेगा नहीं इतना नहीं, ये चीज तो नहीं हो रही है, ये चीज होती है, हाँ। ऐसे ही फिर आप उसका ग्रिड बना दोगे तो आप और ज्यादा सटीक उसके पास पहुंच जाओगे। ओके। हाँ जी। तो ये तो आपको सिर्फ शुरुआती दौर है अभी, जैसे जैसे एक एक चीज आगे बढ़ती जाएगी, और एक्चुअली जब आप लोचो ग्रिड समझेंगे उसके बाद ही आपको प्रेडिक्शंस और कैसे ये सब आता है तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे अभी नंबर्स को मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा स्पीड अप करके बता दूंगा, क्योंकि ये सारी इसकी डिटेल्स जो है पीडीएफ में है। आप आराम से वहां पर अपने टाइम के हिसाब से एक एक नंबर को पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो अपना आगे तकलीफ आएगी अगली क्लासेस में। तो ये एक सारा नंबर, पीडीएफ में ऑलरेडी है ना सर? हाँ ये सारी चीजें हैं। तो ये हम उसको थ्रू कर लेंगे, थ्योरेटिकल जो भी है। हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये चाह रहा था कि बस थोड़ा सा आप लोग को अगर चाहिए तो समझा देता हूँ, अदरवाइज आप वहां भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फिर क्या करें, इसको स्किप करके आगे चलें, जैसा आप लोग आई बोले। थिंक सबका ओपिनियन ले लीजिए। आई थिंक थ्योरेटिकल है तो तो एक बार बताइए हम क्या करना इसको है। गो थ्रू कर हाँ, लेते हैं, हाँ सर, फिर अगर कल पीडीएफ में है कल तो पूछ हम यूज लेंगे। कर लेंगे। पीडीएफ में एक्चुअली इससे डिटेल्ड है थोड़ा सा, ये तो खाली ठीक पॉइंट्स है। है, पीडीएफ में थोड़ा डिटेल्ड है। हाँ, तो पीडीएफ में जो है वो पढ़ चले लेंगे। चले ओके। चले, ठीक है, तो हम इसको आगे ही चलते हैं सीधा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि जैसे अभी आप लोग ये तो जानते हो कि इसके अंदर मूलांक और भाग्यांक दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कैलकुलेशंस, बराबर। मूलांक क्या होता है? बेसिकली वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ एक कंपोनेंट, जो कि डेट होती है। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1900, तो उसमें जो 01 पहला है, सिर्फ जो तारीख है वो होता है मूलांक आपका। अब मूलांक जो है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका बेसिक कैरेक्टर क्या है। इन सेंस कैरेक्टर के बजाय हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और पर्सनैलिटी क्या है? अब ये पर्सनैलिटी कौन सी है, मूलांक वाली पर्सनैलिटी कौन सी है जो हम देख सकते हैं किसी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति सामने आएगा या हमारे से मिलता जुलता व्यक्ति है, हम पहचानते हैं, तो उसके जो कैरेक्टर्स हमको नजर आ रहे हैं,
वो मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, काला है, दांत बाहर निकले हुए हैं, बाल नहीं है या बाल है, या हैंडसम है या अगली है, कैसा भी, या उसका नेचर कैसा है, बहुत गुस्से वाला है या बहुत शांत बैठता है, बहुत नॉलेजेबल है, वो दिखता कैसा है, वो हम मूलांक से देख सकते हैं। और इसके अंदर भाग्यांक जो होता है उसके अंदर हम उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, मतलब वो उसके अंदर क्या सोच चलती है उसके अंदर, वो हम भाग्यांक से भी देख सकते हैं। वो अंदर से कैसा है जो वो बताता नहीं है लोगों को। कई बार होता है कि लोग चेहरे से कुछ और एक्सप्रेशन अपना दिखाते हैं बट अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है, तो वो अंदर से किस तरह का व्यक्ति है, वो सारी चीजें वहां, उनकी अंदर की सारी बातें वहां पता पड़ती भाग्यांक से। और भाग्यांक बेसिकली ये दिखाता है कि अब दोनों के अंदर एक चीज और आपको बता दूं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो। जो मूलांक होता है, मूलांक बर्थ के समय से, जिस दिन जन्म होता है उस समय से लगभग आज की परिस्थिति, अगर आज का समय देखेंगे तो आप मान के चलिए कि 25-26 साल 27 साल तक की एज, जब एक बच्चा जो है वो पढ़ लिख के हायर एजुकेशन लेने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होना शुरू कर देता है, वहां तक हम मूलांक को देखते हैं। हम मूलांक और भाग्यांक को तो इंटर लाइफ देखेंगे, बट हम इंपॉर्टेंस जो है वो मूलांक को सबसे ज्यादा देते हैं इस समय। और जैसे ही वो अपने लाइफ में कुछ कमाने लगता है, कुछ काम करने लगता है, हम बोलते हैं कि चलो इसको मैच्योरिटी आ गई है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, वहां से लेके टिल एंटायर लाइफ, टिल डेथ, अब उसकी उम्र 60 साल की रहे, 70 की रहे, 80, 90, 100 कुछ भी रहे, टिल द एंड ऑफ लाइफ हम भाग्यांक को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। हम पहले उसके भाग्यांक पे जाके ज्यादा स्ट्रेस देंगे और साथ में फिर मूलांक को लेके चलेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डीप वो है नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ एक यहाँ एग्जाम्पल दिया है 12/11/1998। तो इसमें 3 पार्ट है, 3 कंपोनेंट है डेट ऑफ बर्थ के। पहला आप देखेंगे 12 नंबर है, मतलब 12 क्या है, वो तारीख है, डेट है। फिर मंथ है 11, 1998 ईयर है। अब जो 12 है, हमको सिर्फ इसी से मतलब है मूलांक, हम आगे के कोई नंबर देखेंगे नहीं, जस्ट 12। 12 ये 2 डिजिट अलग अलग है, यहां पर क्या हो जाएगा, हम 12 को ऐड करेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, 1 + 2 3 किया है, तो ऐसे देखा जाए तो 12 तारीख है उसकी। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ता है कि अगर कोई प्रेडिक्शन निकालना है किसी चीज का, तो नंबर्स को कलेक्टिवली ला के लास्ट में सिंगल डिजिट पर लेके आना पड़ता है, चाहे कितनी भी बार उसको प्लस करना पड़े, हमको सिंगल डिजिट में ही लेके आना है उसको। तो यहाँ पर हमने 1 + 2 कर लिया, 3 हो गया। अब 3 आ गया है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति का मूलांक जो है वो 3 है। जो व्यक्ति इस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ है उसका मूलांक 3 नंबर है। 3 नंबर गुरु का होता है, तो गुरु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर उसके साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक दूसरा और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे तो इसमें सिंगल ये देख कर रखा है, 5 नंबर है खाली, तो यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिंपल है, 5 है तो इसकी डेट ऑफ बर्थ 5 के हिसाब से इसका मूलांक हो जाएगा 5, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। तो मूलांक होता है ओनली डेट, सिर्फ डेट जो है वो मूलांक होता है। लाइफ पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक, या आप लोगों ने एक शब्द ये भी सुने होंगे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ठीक है। ड्राइवर नंबर होता है आपका मूलांक और कंडक्टर नंबर होता है आपका भाग्यांक। तो इसी चीज को आप लाइफ पाथ नंबर भी बोल सकते हो, डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम यूज करते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सारे नाम जो है वो एक ही नंबर को डिनोट करते हैं। लाइफ पाथ नंबर क्या बताता है, ये आपकी यूनिक क्वालिटीज बताता है, आप में टैलेंट्स क्या है अंदर वो बताता है, आपके एम्बिशंस स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताता है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है वो यहाँ पर बताता है। ये जैसे मैंने बताया था कि टिल डेथ ये नंबर एक्टिव रहता है, और इसी के ऊपर हमको ज्यादा स्ट्रेस देना होता है। जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, वहां से लेके एंटायर लाइफ आगे की हमको भाग्यांक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना होता है। तो इसका इन्फ्लुएंस आपके एंटायर लाइफ पाथ के ऊपर रहता है।
इसीलिए इसको नाम ही दिया गया है लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक। ये हमारा पूरा भाग्य डिसाइड करता है, पूरी डेस्टिनी डिनोट करता है। अब इसका क्या जो एक कैलकुलेशन, क्वेश्चन है, तो ये भाग्यांक जो है 1 से 25 तक की एज के लिए वैलिड नहीं रहता है? नहीं वैलिड रहता है। मैंने क्या बोला है, मूलांक जो है जब बच्चा जन्म लेता है वहां से लेके वो जब मैच्योरिटी अटेन करता है, जरूरी नहीं कि 25 की एज में करे, हो सकता है वो मैच्योर 23 में भी हो जाए, हो सकता है वो 27 में भी हो। तो उस पीरियड तक हमको मूलांक पे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है। मतलब जब आप कैलकुलेशन करोगे और जब आप किसी चीज पे जोर दोगे तो वो मूलांक पे दोगे। भाग्यांक को भी साथ साथ में लेके चलना है, बट मूलांक पे ही ज्यादा प्रेडिक्शन होता है उस समय। हमको ज्यादा सर स्ट्रेस उसके ऊपर देना पड़ता है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स वहां से अच्छे मिलेंगे। और जैसे ही उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, जो जैसे अपने जीवन जो है वो खुद करने लगता है, खुद नौकरी धंधा खड़ा है, पैरों पे खड़ा हो गया है, शादी ब्याह होने का समय हो गया है, मतलब वो आदमी अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में सक्षम हो गया है, वहां से लेके टिल डेथ जब भी कोई कैलकुलेशन आप करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाग्यांक कितना इंपॉर्टेंट है वो देखना पड़ेगा उसका। और साथ में मूलांक, मूलांक को छोड़ना नहीं है उस समय, ना ही शुरुआत की एज में भाग्यांक को छोड़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंस किस फेज में किसको देना है वो देखना है। ठीक है ना, बिकॉज वो भाग्यांक का नंबर है, और जब आदमी खुद अपने हाथ से कुछ कर रहा है तो अपना भाग्य बना रहा है, तो वहां पर वो नंबर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो जितना उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा उसके रिजल्ट्स उसको उतने अच्छे मिलेंगे। तो ये एग्जांपल आप सर देखेंगे। जी बोलिए। सर जैसे कई लोग होते बिजनेस में होते तो उनके बच्चे जैसे 11 या 12 साल में बिजनेस में लग जाते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तब भी हम क्या भाग्यांक के बेसिस बारह पे साल में क्या? कौन से 11-12 नहीं, साल में कौन से जाते हैं? कई लोग होते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना ठीक है, या फिर नहीं अगर वो आप ठीक लेबर है, का काम देखो, हाँ वो अगर वो समझ लेते थोड़ा हैं। मतलब काम करना शुरू कर देते तो उस केस में आप क्या मानोगे? देखिए काम करना शुरू कर देते हैं, बट हम बोलते हैं कि एक मैच्योरिटी की एज भी तो होती है। आदमी अपने हम्म। पैरों पे खड़ा हो जाता है, वो काम कर रहा है, बट वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो अपनी एंटायर लाइफ अपनी फैमिली को आगे लेके चलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस केस में हमको लगता है कि 14-15 साल 16 साल की उम्र में भी उसने ये सब कर लिया है, कि वही घर का बड़ा है और वही सब कुछ आगे लेके चल रहा है, तो फिर वहां पर हमको उसके अंदर केस में भी मूलांक को इम्पोर्टेंस देंगे, बट उस समय हम भाग्यांक को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे। भाग्यांक के ऊपर भी ठीक है। स्ट्रेस डालेंगे कि ये व्यक्ति आगे क्या कर सकता है। अगर भाग्यांक से अलाइन होके चलेगा वो, तो शायद वो और अच्छे से आगे काम कर सकता ठीक है। है। ये दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन हमने एक देखा है, यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ है 12/11/1998। यहाँ पर बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर ये तीनों आ गए हैं। अब इसमें अपने को ऐड कैसे करना है, आपको टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है, जैसे 121111998 इन सबको ऐड करना है। ये सब आप ऐड करोगे तो इसकी टोटल आ रही है 32। अब 32 जो टोटल आ गई है उसको अगेन 2 डिजिट नंबर है तो उसको सिंगल में लेके आएंगे, 3+2 करेंगे, तब जाके 5 नंबर आएगा। तो इस केस में इसका भाग्यांक जो है वो 5 नंबर आ गया है। ठीक है, कुछ समझ में आया या इसको मैं और एक एक एग्जांपल लेके समझाऊं? एक्चुअली आज मेरा बोर्ड वगैरह कुछ अरेंजमेंट है नहीं तो मैं आपको उस पर ही करके बताता था पूरा कैलकुलेशन करके। सर आ रहा है समझ में। आया? ठीक है, इसमें बेसिकली बस उतना ही करना है कि टोटल नंबर्स को ऐड करना है और सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में आने के बाद में उसको आप अलग से लिख सकते हो कि ये जैसे डेट ऑफ बर्थ है, इसका मूलांक है 3 और भाग्यांक है 5। तो अब जाके आपको समझ में आता है कि ये 3 और 5 है, इसका कॉम्बिनेशन कैसा है, 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या और 5 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ से फिर आपका प्रेडिक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। सर अगर किसका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही सेम नंबर है हाँ तो तो सेम है तो सेम सेम रहेगा। 10+6। जैसे किसी का 5 है और डेट ऑफ बर्थ भी 5 है और पूरा कैलकुलेशन भी 5 आ रहा है, तो 5 नंबर उसका प्रोमिनेंट नंबर हो गया। 5 नंबर के हिसाब ओके से बताना पड़ेगा। बट उसमें ओके। एक ये भी नोट कर लेना, मतलब जरूरी नहीं आप अभी शुरुआत में ये सब करना सीख जाओ, लेकिन फ्यूचर के लिए जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो धीरे धीरे ये भी करना पड़ता है। और ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन अगर आपको देना है तो आप ये देख सकते हो कि जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देखिए 2 एग्जाम्पल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। एक की डेट ऑफ बर्थ 5/1 है और दूसरे की 12/11 है।
12-11 वाले का भाग्यांक 5 आ रहा है। अब आप ये केस में मान सकते हो कि ये डेट ऑफ बर्थ इसकी 5 आ रही है और भाग्यांक भी 5 आ रहा है, सेम है। ये मान के चलते हैं, हम वो 12-11 छोड़ देते हैं, हम इसी एग्जाम्पल में समझते हैं कि दोनों का सेम आ रहा है, मान के चलते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ 05 है, मतलब वो सिर्फ 5 है, तो वो बुध का आप देख सकते हो डायरेक्टली कि उसका मूलांक बुध का है, तो बुध का क्या असर होगा उसके। लेकिन यहाँ पर जो नीचे 5 आ रहा है भाग्यांक, अगर इस तरह से 5 आ जाता उसी केस में, तो 5 का तो आपको देखना ही है, साथ में ये 5 आया कहाँ से, 32 से आया है। उस केस में ओके नीचे कैलकुलेशन आप देखोगे, उसका प्रेडिक्शन करोगे 5 के हिसाब से, बट उसके भाग्यांक में 2 नंबर और 3 नंबर भी उतने ही सपोर्टिव रहेंगे, उनका भी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रहेगा, चंद्रमा का और गुरु का भी इन्फ्लुएंस वहां पर रहेगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कब आएगा, शुरुआत में आपको सिंगल डेट देख के चलो, जब उसकी आदत सी हो जाए उसके बाद थोड़ा सा उसमें और डीप जाओ कि ये नंबर कहाँ से आया, तो थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन में देखो, 3 और 2 के कैरेक्टर्स उस व्यक्ति में थोड़े थोड़े मिलेंगे आप, और जब आप तीनों को मिला के प्रेडिक्शन करोगे तो आप 85, 90%, 95% जो भी है, आप एकदम से बराबर से आप उसको रिजल्ट दे सकते हो। बराबर। हाँ सर। ये दूसरा डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये उसका कैलकुलेशन बताया है, तो आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का भी कैलकुलेशन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अपने घर वाले जितने मेंबर्स है सबका डेट ऑफ बर्थ ले लो और सबका कैलकुलेशन करो। ये भी नोट करो कि आपके कैलकुलेशंस का टाइमिंग कितना है, कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो कैलकुलेशंस। अभी शुरू में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा वो, तो आपको उतना कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहो, कैलकुलेशन से प्रैक्टिस करो, इसका क्या आ रहा है, मूलांक क्या आ रहा है, भाग्यांक क्या आ रहा है, मूलांक क्या आ रहा है, भाग्यांक क्या आ रहा है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से करते रहो, तो इसकी एक प्रैक्टिस होती जाएगी। बिकॉज ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटिव पार्ट जो इनिशियल लेवल में बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। एक समय आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, किसी ने डेट ऑफ बर्थ बोली कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसका क्या टोटल होगा और ये क्या कैरेक्टर हो सकता है। अगर आपने इमीडिएट रिप्लाई किया तो उसका एक इफेक्ट जो है सामने वाले के ऊपर वो अलग ही आता है। बराबर। अभी ये नेम नंबर वगैरह है, ये तो हम बाद में करेंगे, इसका एक चैप्टर पूरा अलग ही लेंगे। यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि मूलांक और भाग्यांक समझने में या कैलकुलेटिव पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, या कहीं कोई भी थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो पूछो, तो हम लोग इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर सर लेंगे। आगे यहाँ चल, तक तो क्लियर है। क्लियर है। हाँ, जी नहीं तो सर। अगर हो तो आप पूछना, ऐसा नहीं कि भाई अब कितने सवाल पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इसीलिए इस क्लास को पूरे 6 दिन की रखी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और आज बता दूं, आज सब लोग आप लोग हैं, बाय एनी चांस किसी कारण से हम लोग 6 दिन में भी अगर इसमें से कोई टॉपिक रह जाता है, या आप लोग सब मिलके अगर मेरे को बोलते हो कि नहीं क्लासेस तो खत्म, लेकिन चलिए एक क्लास और ले लेते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। आप लोग मतलब पूरी तरह से तसल्ली होके ही इस क्लास से बाहर जाना है। बराबर है ना। तो कुछ यस भी सर। तो आज भी आप लोगों को क्लास के बाद लगता है कि नहीं ये चीज रह गई थी पूछना, बाद में समझ आएगी, नोट करके रखना। हम लोग कल स्टार्टिंग करेंगे, 5-10 मिनट उस पर ही देंगे, फिर आगे चलेंगे। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे अभी सपोज हमने न्यूमरोलॉजी से कुछ प्रेडिक्शंस किए हाँ। और सेम पर्सन का जो न्यूमरोलॉजी है हम्म। और उसका एस्ट्रोलॉजिकली भी अलग है चीजें, तो ऐसा होता है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मैच पूरा करता है या कहीं कहीं पर नहीं कर नहीं फिफ्टी कर 50% नहीं करता, राइट? ओके 100% मैच नहीं करता ओके है। 100% इसलिए नहीं करता है क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजी में देखने का तरीका अलग है। राइट। बराबर है। हाँ जी। करंट प्लैनेटरी पोजीशंस पे सबसे पहले देखा जाता है, और हाँ जी। लग्न का, लग्न कुंडली के हिसाब सबसे पहले देखा जाता है। 2 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। बराबर है। फिर उसकी राइट। दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, वहां तक जाके आप प्रिसाइज देख सकते हो। करेक्ट। का हम एस्ट्रोलॉजी में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी चीजें वहां पर एक ही चार्ट में और दशाओं में और अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर हम देख सकते हैं। ठीक है ना। न्यूमरोलॉजी में हम क्या देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं उसका प्रेजेंट करंट स्टेटस। पर्सनैलिटी देखने के लिए न्यूमरोलॉजी सबसे अच्छी चीज है। पास्ट, अच्छा। प्रेजेंट, फ्यूचर देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी सबसे अच्छी चीज है। और कोई एस्ट्रोलॉजर अगर न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है
या न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो एक एस्ट्रोलॉजी भी जानता है, तो उसके लिए प्रेडिक्शंस करना बहुत बढ़िया होता है, आसान भी होता है, प्लस वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ओके। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, तो मेरी एक टीम है, मेरी टीम में 2 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत पुराने पुराने। तो हम यही करते हैं कि जहाँ सामने वाले को बहुत ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि शादी के बारे में बताओ। अब शादी के बारे में बताना है तो हम लोग न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि वो 100% सही नहीं बता सकते। हम खाली प्लेनेट देखते हैं, हाँ ये नंबर है तो ऐसा होगा, ये नंबर तो ऐसा होगा, बट उसके कुंडली के हिसाब से, तो हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं कुंडली देखता हूँ, उनको पूछता हूँ हमारे एस्ट्रोलॉजर को कि इसमें क्या चांसेस है, कैसे हो सकता है। फिर हम न्यूमरोलॉजी को उसको साथ में कोरिलेट करते हैं कि देखो यहाँ भी ये प्लेनेट ऐसा मिसिंग है और यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, तो इसको ये रेमेडी देंगे तो शायद इसको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हम लोग मिलजुल के फिर उसको उस तरह से प्रॉपर उसको गाइड करते सामने। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर खास करके शादी का ही आता है, शादी है, डिवोर्स है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये चीजें हमको एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा प्रिसाइज आंसर मिलते हैं। और दोनों को क्लब करोगे तो सामने वाले को रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? ओके सर। तो अभी यहाँ इतने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, और कोई ऐसा टॉपिक आज मेरे पास नहीं है छोटा जो मैं कवर कर सकूं। तो आप बताइए कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो नेम न्यूमरोलॉजी है इसको हमको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। इसको हम एक स्टार्टिंग से करेंगे ना तो दिमाग में बैठेगा ये चीज। कल कुआ कर लेंगे। नंबर, हाँ वही, कुआ नंबर भी आज हम नहीं कर सकते बिकॉज लोशु ग्रिड के साथ ही उसको करेंगे। मैं लास्ट टॉपिक रखता हूँ लोशु ग्रिड के पहले वाला कुआ नंबर, क्योंकि कुआ नंबर इमीडिएटली लोशु ग्रिड से कनेक्ट होता है, इसके लिए मेरे को वो करना पड़ता है उस समय। नेम नंबर एंटायरली अलग टॉपिक है, इसको थोड़ा समय देके इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। इसके लिए हम एक क्लास कोशिश करते हैं पूरा इसी को देने की। तो ये तो अगर, अल्फाबेट्स बाय नंबर याद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अल्फाबेट्स के सेम नंबर है, जैसे हाँ नोट अभी डाउन तो मेरे आपको पास भी है पाइथागोरन कि सिस्टम यहाँ। और पाइथागोरन सिस्टम के नंबर्स है ना, वो अगर मैं आप लोगों ने नहीं भी देखे होंगे और मैं आपको बता दूंगा ना तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन चाइल्डियन सिस्टम में आपको थोड़ा सा है ना रटना पड़ता है शुरुआत में, बाद में याद हो जाता जैसे ये वाला फॉर्मेट है मेरे पास, पर है। देख हाँ के कॉपी करना पड़ता है, देखना पड़ता है चार्ट को हाँ, नम नहीं मैं अल्फाबेट्स आपको, के लिए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, एक एक नंबर ही याद करना है, एक साथ आप एक साथ 1 to 8 याद नहीं कर सकते। आप सबसे पहले क्या करो, 1 नंबर को ले लो। 1 नंबर क्या है, AIJQI, सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर पे ही स्ट्रेस डालना है। 1 नंबर मीन्स AIJQI, 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 वो दिमाग में बैठा। तो जब किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी का नाम आएगा ना, जहां भी आपको AIJQI दिखाना, वहां आपको तुरंत स्ट्राइक होगा, तो 1 नंबर है, आप पहले ही 1 नंबर डाल दो। मतलब आपको यहाँ बैठ गया दिमाग। देन गो फॉर 2 नंबर, BKR, ऐसे। और जब आप ये याद कर लोगे ना, और आपको बीच का कोई नंबर समझ में नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ पहला नंबर याद आएगा। जैसे अभी मेरी बात बताता हूँ, मेरे सामने अगर कोई आ जाता है कि M, तो M याद नहीं आएगा कि 4 नंबर है, वो सीरीज याद आ जाती है, DMT, DMT मतलब 4, ऐसे याद आता है। तो हमको भी बहुत सालों तक हमने किया है, कोई 2-4 महीने नहीं, कई सालों तक हम लोगों ने देख देख के, मतलब मोबाइल में रखते थे चार्ट, वो इधर इनिशियली किया, देख के इधर करने में देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं ऑथेंटिसिटी नहीं, के कोई लिए तो प्रॉब्लम आप नहीं देख। है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी के सामने हमको ये नहीं दिखाना है कि हम कुछ भी नहीं रखते और सामने देखो कैलकुलेशन करते हैं। हम भगवान नहीं है, हमारे पास भी मोबाइल है या पेपर है या लैपटॉप है, कुछ भी है। हम उसमें मेन क्या रखना होता है, कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट, एक आपका अल्फा न्यूमेरिक चार्ट, ये 2 चीजें अगर आपने रख ली, और रेमेडियल चार्ट, 3 चीजें रख लोगे ना तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको मैं बता दूं, आज भी मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट आज भी मैं सामने चेक करता हूँ, चालू करके फिर करता हूँ। क्योंकि वहां अगर हमारे ओवर कॉन्फिडेंस में एक नंबर भी इधर का उधर हो गया, तो हम किसी को कुछ अलग ही रिजल्ट दे देंगे। तो हमको कोई शर्म नहीं है, अपने को करना है। सामने वाला कभी ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप देख के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसकी भलाई के लिए देख के कर रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकली पत्रिका देखते हैं, तभी हम ओपन ही करके रखते हैं ना सारी चीजें सामने, वहीं तो देखते हैं सारा।
वैसे ही न्यूमरोलॉजी का भी वैसे ही है। अगर आपको पूरी तरह से याद हो जाता है तो आपको देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी। आप एक एक नंबर याद करो, सारे नंबर एक साथ करने जाओगे तो ये पूरा क्या है, मिक्सअप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा अल्फाबेट कहाँ जा रहा है। इसके लिए आप एक एक सीरीज याद करो, भले आपको 8 दिन में 8 नंबर याद हो जाएंगे, हर दिन एक नंबर को याद करो, ठीक है। अल्फाबेट्स में सर 8 ही नंबर के, 9 नंबर का नहीं है ना? हाँ, इसमें 9 नंबर नहीं आता, मैंने जो हाँ बताया था ना डिफरेंस। हाँ। चैल्डियन सिस्टम के अंदर 1 to 8 ही होते हैं अल्फाबेट्स के लिए। हम्म पाइथागोरन में 1 to 9 होते हैं, और उसको लाइन से अल्फाबेट्स अलाइन किए गए। उसके अंदर आप नंबर अल्फाबेट भूल ही नहीं सकते हो, आप उंगलियों पे भी काउंट कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा नंबर किस अल्फाबेट के लिए है। तो आपको वहां पर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथागोरन सिस्टम में 9 तक है, चैल्डियन में 8 तक है, और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम में ही 8 तक है। बाकी चैल्डियन सिस्टम में भी सारे दूसरे कैलकुलेशंस 1 to 9 ही होते हैं। ये अल्फाबेट सब जब देखेंगे तो उनका ये कहना था, मानना ये था चैल्डियंस का, कि 9 नंबर इतना बड़ा नंबर है कि उसको वो भगवान मानते थे। तो उनका कहना था कि ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो 9 नंबर की एनर्जीज को झेल सके। इसके लिए उन्होंने 9 नंबर को सेपरेट ही छोड़ दिया, कि 9 नंबर को हम किसी भी एक अल्फाबेट के साथ अलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर किसी एक के साथ करेंगे तो बायसनेस हो जाएगी, कि हमने सारी एनर्जीज तो इसको दे दी, सारे इंपॉर्टेंस अल्फाबेट को दिया है। इसके लिए उन्होंने उस चीज को हटा दिया और 1 to 8 में सारे अल्फाबेट्स बैठा दिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स, किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ सर। सर जैसे अभी आपने कहा कि जो 9 नंबर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, जी। और जो शैंडलियर मेथड है उसमें 9 हम्म। नंबर को बहुत हाई एनर्जी माना गया है। नहीं, 9 नंबर को एक्चुअली सभी सिस्टम में हाई एनर्जी माना गया, यूनिवर्सल ओके नंबर माना गया, लेकिन ओके चैल्डियंस ने इतना ज्यादा उसको वो किया है कि अल्फाबेट्स को अलाइन ही नहीं किया 9 नंबर, ओके। और जबकि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाँ न्यूमेरिकली तो उसमें हाँ 9 नंबर मंगल का नंबर है, आर्मी चीफ। हाँ, तो अल्फाबेट के सर अंदर आता ही नहीं है। ओके अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एग्जाम्पल। अभी जैसे आपका नाम है गरिमा शर्मा, इसका आप हाँ जी कैलकुलेशन करते, जी का कितना हो गया है, 3 हो गया है, ए का 1 है, हाँ आर का 2 है, आई का 1 है, एम का 4 है, ऐसे आप पूरा कैलकुलेट करो। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दोगे, उसमें आपको कहीं भी 9 नंबर नहीं आए, लेकिन जब आप ओके उसकी टोटल करोगे तो उसमें 9 नंबर आ सकता है। ओके और जब वो 9 नंबर आएगा तो आप उसको मंगल से कोरिलेट करके उसका निकाल सकते हो आंसर। ओके। सर एक्चुअली मुझे वही पूछना था आपसे कि जैसे मैंने एक उसमें देखा था कि 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर नहीं होता है, बहुत बुरा भी नहीं होता है, मीडियम नंबर होता है। नहीं नहीं, अच्छा बट और बुरा नहीं, 9 नंबर एक्चुअली यूनिवर्सल नंबर कहा जाता है, अच्छा बुरा की बात ओके नहीं, यूनिवर्सल नंबर, ओके बिकॉज उसके जो कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज है, आप उसको कैलकुलेशन करके देखो मैथमेटिकली। 9 हम्म नंबर कैलकुलेट करके देखो, आप मल्टीप्लाई करो, आपको वापस 9 ही आएगी टोटल। आप करेक्ट टेबल लिखो, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा 9 से 1 से लेके 9 10 तक आप पूरा टोटल करो, सबका टोटल 9 आता है। करेक्ट करेक्ट। सारे इंडिविजुअल नंबर्स जो है ना, उसके 9 के बाद 18 27 36 सबका टोटल भी 9 आता है। यस सर। 9 के तो कई चीजें हैं, आप देख सकते हो। ओके इसके लिए उसको यूनिवर्सल नंबर बोला जाता है, एनर्जीज बहुत अच्छी है उसकी। ओके बट यही है कि चाइल्डियन सिस्टम में उसको जगह नहीं मिली अल्फाबेट्स के साथ, क्योंकि ओके उनका सर। कहना था कि ये बायसनेस हो जाएगी कि हम इतना अच्छा नंबर किसी एक या दो अल्फाबेट को देंगे, ओके तो उन्होंने उसको दिया ही नहीं, किसी को भी नहीं दिया। ओके सर। वही सोच, उस समय की सोच, वो आज तक अब 5-6 हजार साल तक फॉलो हो रही है, तो उसको कोई चेंज भी नहीं करता, बिकॉज वो क्या हो गया है, अब वो एक बेस बन गई है न्यूमरोलॉजी, ठीक है ना। तो एनीथिंग एल्स, आपको कुछ और जानना हो तो बताइए। या कुछ और समझना है, या वापस से कोई कैलकुलेशंस और समझना है। डेट ऑफ बर्थ की आपको कैलकुलेशंस करनी, तो आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि पूरी डेट ऑफ बर्थ की भाग्यांक क्या आ रहा है, मूलांक क्या आ रहा है, वो भी आप देख सकते हो।
सर अगर अभी फ्री टाइम है और आप अगर न्यू सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, तो ऐसे में अगर आप जो हमने अभी पीछे टॉपिक छोड़ा है न्यूमेरिकल नंबर्स को कैरेक्टरिस्टिक समझने का, उसको अगर आप थोड़ा समराइज वे में बता सकते हैं, बिकॉज लाइक 9 नहीं नंबर इज समझा नहीं, यूनिवर्सल। हाँ कौन जी। से नंबर को? सर जैसे भी हमने 1 to 9 का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे, बिकॉज वो ऑलरेडी हाँ पीडीएफ में भी है हाँ हाँ। इन डिटेल। हम्म, पर अगर हमारे पास अभी फ्री टाइम है, हाँ ले लेते हैं ना, उसमें तो क्या है? हाँ, तो अगर इस फ्री टाइम में और कुछ नहीं लेना है तो हम वो ले लेते हैं। नहीं नहीं, अभी अभी कर लेंगे, उसमें क्या है? अपन शॉर्ट में चलेंगे, जितने हो हाँ जी। सके आज खत्म करेंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। से देखिए, एक नंबर है, एक नंबर सूर्य का है। अब इसमें कोई भी नंबर को आपको टोटल करनी है, तो महीने में कौन कौन सी डेट्स में वो नंबर आते हैं वो सब दिया हुआ है। जैसे एक नंबर कब आएगा, जब किसी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को किसी का बर्थ होता है, तो उसकी टोटल 1 आती है। ये नंबर क्या दिखाता है? ऑथोरिटी, इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, इनोवेशन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, एक्शन, गोल ओरिएंटेड, डाउटफुल नेचर का रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है, एरोगेंट रहता है, इगोइस्टिक और स्टबर्न रहता है, जिद्दी स्वभाव का रहता है। ये एक नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो है। बाकी करियर्स में देखेंगे तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा दिखते हैं आपको, जर्नलिज्म, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर अगेन क्यों? बिकॉज वो लीडरशिप वाला काम, फॉरेन गुड्स ट्रेडिंग, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा, ये इस तरह से दिखते हैं। फेवरेबल डेट्स 1, 19, 28 हर महीने की। और मतलब बाकी डेट्स भी जो दी गई है ना, वो उनके साथ की डेट्स दी गई है जिस डेट्स पे वो फेवरेबल रहते हैं। डेज उनके दिए हैं संडे और मंडे। फेवरेबल कलर्स कौन से दे दिए उनके? ऑरेंज। एक मिनट, हाँ, फेवरेबल कलर्स कौन से दिए हैं? ऑरेंज, येलो, गोल्डन येलो, कॉपर और गोल्डन कलर्स। अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, हार्ट, राइट आई, स्पाइनल कॉलम, ब्लड सर्कुलेशन, बोन्स। अब ये सब आप देखेंगे ना, आपको ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में भी मिल जाएगी। जब आप उनके ग्रहों के कारकत्व पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, उनके रंग, उनके समय, उनके करियर्स, उनसे जुड़े हुए बॉडी के पार्ट्स, कहाँ उनको अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी वहां पर। अब बीमारियां अगर देखेंगे तो इनको बहुत तेज बुखार आने की शिकायत रह सकती है, आंखें कमजोर हो सकती है बिकॉज राइट आई इनकी अफेक्टेड रहती है, हाई बीपी हो सकता है, पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट हो सकता है, हाइपर इरिटेबिलिटी हो सकती है और बैक पेन हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनको हर वो बीमारी होने के चांसेस रहते हैं जो गर्मी से होती है, शरीर की अंदरूनी जो गर्मी होती है, heat, उससे जो बीमारियां होती है वो सब इनको चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव गर्म रहता है। 2 नंबर चंद्रमा से रिलेट करता है। तो जिस व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होगा, वो चंद्रमा से रिलेट करता है वो व्यक्ति। और 2 नंबर का कि मैंने आज जैसे बताया था कि यहाँ लिखा है, देखिए, सुप्रीमली फेमिनिन फोर्स रिप्रेजेंटिंग बोथ ग्रेस एंड पावर। मतलब उसमें ताकत तो और पावर जो है वो सूर्य के बराबर है, लेकिन सूर्य अपनी गर्मी से दिखाता है, ये अपनी शीतलता से दिखाते हैं। इनमें पावर है लेकिन शीतल है, शांत है। इसके लिए इनको सबसे सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, पर थोड़े से फ्लक्चुएटिंग माइंड के होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो 2 नंबर चंद्र का है। चंद्र मन का कारक है। चंद्र किसी भी लिक्विड चीज का कारक है। तो लिक्विड चीज क्या है? हमेशा ऐसे गतिमान ही रहती है और वेवी रहती है बेसिकली। मतलब उसका एक स्ट्रेट ऐसा मोशन नहीं रहता है, तो वो वेवी रहती है। उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसे चलता है। तो यही चीज 2 नंबर वाले व्यक्ति के मन के साथ चलती है, माइंड के साथ चलती है। वो व्यक्ति भी सोच विचार में, डिसीजन पावर थोड़ा सा उसका वीक रहेगा, वो यस और नो में ही लगा रहेगा, इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकता है। इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ये, टैक्टफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं और हर्टफुल हो जाते हैं।
ये बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं किसी भी चीज से। करियर्स में आप देखेंगे तो म्यूजिशियंस बेसिकली 2 नंबर, आप देखो कला का क्षेत्र, आप देख लो किसी भी तरह का आर्ट, चाहे वो म्यूजिक हो, राइटिंग, पोइट्री, एक्टर, ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर, एंटरप्रेनर, आपका इंटरप्रेटर्स, बेसिकली जो द्विभाषी जिसको कहते हैं, जो भाषांतर करते हैं हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे सामने वाले की। फोटोग्राफर्स, टेलर्स, फैशन डिजाइनर, केमिकल्स, डेयरी, सॉफ्ट ड्रिंक, शिपिंग, ट्रैवलिंग बिजनेस। बट उनका जो मेन इंटरेस्ट है वो बेसिकली कला के साथ ही रहेगा। कला में भी कौन सी, ऑकल्ट साइंस भी एक आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट, राइटिंग, स्पीकिंग, म्यूजिक, ये सब चीजों में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। फेवरेबल डेट्स, डेज और ईयर्स उनके 2, 11, 20 किसी भी महीने के, और मंडे उनके लिए फेवरेबल रहता है। उसके बाद में संडेज भी इनके लिए अच्छा कहा गया है। इनकी लाइफ के 11वां साल, 20वां, 29वां, 38वां और 47, 56, 65, 74, 80 थर्ड ईयर जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे लाइफ के। फेवरेबल कलर्स उनके व्हाइट तो सबसे अच्छा रहता है। हाँ, एक चीज इसमें आपको बता दूं कि 2 नंबर जो है उसमें भी आप व्हाइट देखेंगे, 6 नंबर में भी व्हाइट आएगा। बट आपको थोड़ा सा ये समझना है कि 2 नंबर का जो कलर है, चंद्रमा का जो व्हाइट कलर है, वो थोड़ा सा आइवरी टाइप रहेगा या ऑफ व्हाइट रहेगा, थोड़ा सा क्रीम शेड की तरफ जाता हुआ व्हाइट रहेगा। और 6 नंबर का जो व्हाइट रहेगा वो एकदम ब्राइट व्हाइट रहेगा, जैसे डायमंड का लस्टर कैसा रहता है, चमक कैसी रहती है डायमंड की, वैसा व्हाइट रहेगा, वो एकदम प्योर व्हाइट। तो ये दोनों में थोड़ा समझना है, व्हाइट दोनों तरफ आपको दिखेगा। अदर देन व्हाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, क्रीम और ऑल शेड्स ऑफ ग्रेप कलर्स, एकदम लाइट अंगूर के छिलके के जो कलर्स होते हैं उस टाइप, एकदम लाइट शेड। अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, लेफ्ट आई, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, माइंड, चेस्ट एंड ब्रेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। डिसीजेस कौन सी हो सकती है? फेमिनिन कंप्लेंट्स लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स, यूट्राइन इन्फेक्शंस, ल्यूकोरिया, मेंटल ट्रबल्स, एपिलेप्सी, वर्टिगो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग, कफ एंड कोल्ड, स्किन डिसीजेस, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स और हार्ट एलिमेंट्स। अब ये इतनी सारी बीमारियां यहाँ पर लिखी है, बट ये प्रोबेबल डिसीजेस है। ये जरूरी नहीं कि सारी डिसीज किसी को होती है, बट इनमें से कोई भी एक आध डिसीज या 2 डिसीज का चांसेस रहता है, बना हुआ रहता है। अगर इस टाइप की कोई भी बीमारी 2 नंबर वाले व्यक्ति को थोड़ी सी भी अगर नजर आती हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके उसको जगह पर ही उस बीमारी को खत्म करने में ही फायदा है, उसको बढ़ने ना दे। अदरवाइज 2 नंबर वाले व्यक्ति को वो बीमारी बहुत ज्यादा ये हो सकती है, पकड़ सकती है, आगे तकलीफ दे सकती है। ठीक है। इसके बाद में 3 नंबर जुपिटर, गुरु का है। 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं, जिनका जन्म 3, 12 या 21 किसी महीने की डेट को हुआ रहता है, उनको हम बोलते हैं कि इनके ऊपर गुरु ग्रह का बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, पावरफुल, करेजियस, एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और टैलेंटेड होते हैं, हाईली क्रिएटिव और कम्युनिकेशन के मास्टर्स कहलाते हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो मार्केटिंग अच्छी होती है। हाईली एम्बिशियस होते हैं, सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होते हैं, चार्मिंग और ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं। अच्छा, एक चीज और, 3 नंबर के लोगों को अगर आप देखोगे ना, तो आपको ज्यादा करके ना 3 नंबर के लोग हेल्दी मिलेंगे। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि फिट मिलेंगे, हेल्दी थोड़ा सा उनका। और खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन रहते हैं, मतलब उनको उनका जो हेल्दी नेचर हम बोलेंगे, वो बेसिकली ओवरवेट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनमें फैट्स ज्यादा रहते हैं इनके शरीर में। इनको आप कभी भी कुछ भी दो, ये खाने की कैपेसिटी रहती है, शौकीन है खाने की। तो ये चीजें रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा कई बार रिलेक्टेंट और थोड़े जेलस नेचर के भी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ये आ जाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ये हूँ, नॉलेजेबल हूँ। इनमें थोड़ा सा घमंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी तरह का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली यही क्वालिटीज 1 नंबर वाले के साथ भी होती है,
वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता है किसी व्यक्ति का। और जुपिटर के लोग भी जो रहते हैं 3 नंबर के लोग, वो भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होते हैं, चीयरफुल, इंस्पायरिंग और ह्यूमरस, थोड़े से मजाकिया स्वभाव के होते हैं। हाईली सोशल और पब्लिक इमेज इनकी अच्छी होती है। ये लोग पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, एक्टिव, एम्बिशियस, बिहेवियर में एकदम शुद्धता रहती है इनके, कोई दिखावा या कोई ना मेरे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया था पूरी तरह से। इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए एकदम से। तो एनीवेज अभी 3 नंबर अपना जो ज्यादा, हम अभी 10 बज गई, अभी हम बंद रीडिंग को आज की। एंड कल क्या करेंगे, कल थोड़ा सा अपना कंटिन्यू, उसके बाद में फिर वापस से जैसे टाइम बचेगा तो फिर थोड़ा सा 4 5 6 7 8 आगे के नंबर कंटिन्यू कर लेंगे कल से, अगर यस यस लगी जरूरत अपने को। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है इंटरनेट कनेक्शन भी, कम ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, तो आज का यस हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल शार्प हम चालू करेंगे। आज शुरुआत का तो हमारा बिगड़ गया है, तो कल पूरा कवर करने की उस चीज को। यस और कल हम सीधा नेम नंबर पे चलेंगे। तो एक कल का टॉपिक वही कर लेते हैं, अगर वो खत्म हो गया तो फिर हम उसके आगे दूसरा कुछ छोटा टॉपिक हो तो ले लेंगे, अदरवाइज नेम नंबर पे प्रैक्टिस करेंगे। यस